नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंचे, जहां जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। वहीं बैठक को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू इंडिया गठबंधन को मजबूत करना और सीट शेयरिंग की रणनीति तैयार की जाएगी। नीतीश कुमार इस गठबंधन के निर्माता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ जेडीयू के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि सभी लोगों के नेता हैं। दल को मजबूत करना, इंडिया को मजबूत करना और सीटों की शेयरिंग बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी स्थान मिले, उसकी रणनीति तैयार। ललन सिंह के इस्तीफे पर सर कुछ आपकी इच्छा हो सकती है। सर जब बैठक हुई तब तक बड़े बदलाव हुए हैं, इस बार भी कोई बड़ा ये मामूली बदलाव है कि इंडिया गठबंधन। सर आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव भेजा जाएगा इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने 700 लोगों को एक साथ जोड़ा है, तो अब कुछ हम नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के निर्माता हैं और बिहार में जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया तय हुई है, हमें प्रसन्नता है कि आज सारे देश की राजनीति का वो विमर्श बन गया। तो कार्यकर्ता तो नारेबाजी कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार ही सीएम होने चाहिए, हालांकि इंडिया गठबंधन का नाम आगे जनता दल यू के नहीं, परिवर्तन की चाह रखने वाले सभी कार्यकर्ताओं की और सभी जनता के नेता जनता दल को मजबूत करना, इंडिया को मजबूत करना। वहीं नीतीश कुमार को जेडीयू पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की खबरों पर बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हम सभी इस पर कुछ नहीं कह सकते। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है तो किसी और के अध्यक्ष बनने की बात नहीं है। हमको तो आप पहला आदमी है जो सुना रहे हैं। आप तैयार हैं? नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो रही है, अब देखिए, अब उसमें क्या होगा ये अभी हम कैसे बता सकते हैं। उसमें तो जो भी मुद्दा एजेंडा पर आएगा उसी पर विमर्श होगा। और अभी तो हम लोगों के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी हैं, तो अभी तो वो है, दूसरे के बनने का अभी राष्ट्रीय परिषद में बैठक में फैसला हो सकता है। आपको राष्ट्रीय बैठक, जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है उसमें भी तो यही बात होगी ना। अभी तो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू है, तो फिर दूसरे के बनने की कहाँ बात। तो नीतीश जी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए अध्यक्ष पद की। हम कह रहे हैं कि अभी ललन बाबू अध्यक्ष है और अच्छे से काम कर रहे हैं। हमको उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी बात कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अच्छे रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए हमेशा 23 सीटों पर लड़ते आए हैं। हमने पहले तय किया था कि जो जीती हुई सीटें हैं उन पर बाद में बात होगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोई सीट नहीं जीती। कांग्रेस महाराष्ट्र में 0 से शुरुआत करेगी, लेकिन कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में हमारा महत्वपूर्ण साथी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना मिलकर काम करेंगे और इससे हमें एनसीपी या कांग्रेस हाईकमान को कोई तकलीफ नहीं है। बात ऐसी है, कौन क्या करता है, किसी बोलता है किसी पार्टी में, उसका पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये महाराष्ट्र में शिवसेना है। शिवसेना मतलब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम उनके राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खरगे साहब है, वेणुगोपाल जी है, और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग हैं
वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात तो कौन सुनेगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रहे, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है, और हम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे, और हमें कोई तकलीफ नहीं है ना हमको तकलीफ है, ना कांग्रेस के जो दिल्ली के हाई कमांडर उनको तकलीफ है। तो बाकी क्या यहाँ वहाँ कोई बोलता है तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में मिर्जापुर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल कुमार नंदी ने कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विकसित भारत बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नंदी ने कहा कि राम मंदिर के बनाने की तारीख पूछने वाले लोगों के छाती पर सांप लौट गया है। सपा और बसपा की सरकारों में जाति देखकर विकास और नौकरी मिलती थी, आज सभी को एक समान नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू कोई धर्म नहीं है वाले बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो सपा की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। सपा हिंदू और सनातन धर्म की सदैव विरोधी रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के हर एक गांव में और जो शहर हैं उनके हर एक वार्ड में, कोई बड़े गांव हैं तो उसमें भी कई जगह, बड़े वार्ड हैं तो उसमें भी कई जगह पहुंच करके ऐसा उत्साह देखा जा रहा है। पूरे गांव के लोग गाड़ियों का स्वागत कर रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। जो जो लाभार्थी हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, तो उनके बीच का व्यक्ति बैठा हुआ, जो उनके गांव का बैठा हुआ व्यक्ति लाभ पाया है, उसको देख करके दूसरे के मन में भी आता है। और जिन लोगों को मिल गया है वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जिनको नहीं मिला है वहां पर काउंटर लगाए गए हैं सभी डिपार्टमेंट के, उनको भी मिले। तो मोदी जी की गारंटी वाली जो गाड़ी है, ये गारंटी पूरा करने की गारंटी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मुरादाबाद के पीतल बाजार में राम मंदिर मॉडल की धूम मची हुई है। अलग अलग साइज में राम मंदिर के मॉडल राम भक्त पसंद कर रहे हैं। कारोबारियों को उनकी मांग को पूरा करना मुश्किल हो गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश और विदेश के लाखों राम भक्त राम मंदिर के उद्घाटन अवसर पर अयोध्या पहुंचेंगे। वीवीआईपी मेहमानों का स्वागत करने के लिए अयोध्या को सजाने संवारने का काम चल रहा है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर का मॉडल डिमांड में है। क्या नाम है आपका? अर्पित अग्रवाल। अर्पित जी, राम मंदिर का आप स्टेचू बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, क्या मार्केट है, कैसा क्या लग रहा है अभी? इस बार तो काफ़ी डिमांड है। जब से राम मंदिर का फैसला आया तभी से हमने राम मंदिर का मॉडल बनवाना स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद से काफ़ी डिमांड है। और जैसे कि हम जानते हैं कि 22 जनवरी को अब उद्घाटन होने वाला है, तो उसके बाद से काफ़ी उछाल आया है मार्केट में, इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो कहीं देश से या विदेश से कहीं से और जगह? देश विदेश सब जगह में राम मंदिर की डिमांड है। और जब से राम मंदिर के हक में फैसला आया तब से लोगों के बीच में काफ़ी उत्साह है राम मंदिर को लेकर, और काफ़ी डिमांड बढ़ रही है इसकी। आपकी फर्म कौन सी है, क्या है? AM ट्रेडर्स के नाम से हमारा शोरूम है। कब से बना रहे हैं आप लोग?
ये जब से ही राम मंदिर के हक में फैसला आया तभी से ही इस पे काम स्टार्ट हो गया था और तभी से ही हमने मॉडल बनवाने के लिए कारीगर को बोल दिया था, तभी से हमारा ये रेडी हो रहा है। ठीक। क्या नाम है आपका? अंकुर अग्रवाल। अंकुर जी, 22 तारीख में राम मंदिर का फंड फेस्टिवल आने जा रही है, कुछ मॉडल मुरादाबाद मार्केट में है, क्या कहेंगे? आपने खुद आप एक व्यापारी, किस तरह देखते हैं? नहीं, डिमांड तो बहुत है राम मंदिर की, और पीतल का राम मंदिर बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहा है इस समय। पिछले 1.5-2 महीने से काफ़ी उछाल आया है राम मंदिर की बिक्री में। हर कोई राम मंदिर ही मांग रहा है हमसे, राम दरबार राम मंदिर, राम दरबार राम मंदिर। तो क्या लगता है आपको देश में किस तरह का माहौल रहेगा? कैसे 22 तारीख आने वाली है, आप बता रहे कि डिमांड बढ़ रही है, कैसा माहौल है? हर जगह राम ही राम है फिलहाल तो। जहाँ राम मंदिर की शुरुआत हुई थी तब से अब तक, अब जब राम मंदिर का उद्घाटन ही होने वाला है तो सबके दिलों में राम ही बसे हैं और राम ही राम है। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां मोदी नगर निवाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सारा में विशेष समुदाय द्वारा तालाब की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से जबरन मदरसा संचालित करने का मामला प्रकाश में आया है। सारा गांव निवासी रिटायर्ड फौजी धीरेन्द्र शर्मा का आरोप था कि उन्होंने सारे मामले की जानकारी चस्पा कर दिया था, लेकिन अवैध मदरसे को तोड़ा नहीं गया। वहीं रिटायर्ड फौजी का कहना है कि शिकायत के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी हिंदू संगठन के लोगों को हुई तो उन्होंने तहसील में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी संतोष राय का घेराव किया था और मदरसे को 1 हफ्ते के अंदर तोड़ने की मांग की थी, और ऐसा न करने पर 1 हफ्ते बाद मदरसे में हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी दी थी, जिसके बाद मोदीनगर एसडीएम संतोष राय ने आश्वासन देते हुए जल्द उचित कार्रवाई का भरोसा दिया था, जिस पर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। सर, ये सारा में तालाब की मूवी का कब्जे का मामला है। आज लोग धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या है सारा मामला? एक तालाब की ज़मीन पर अवैध कब्जे की शिकायत है, उसी क्रम में जांच की गई और तहसीलदार द्वारा इस पर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। तो जिसके खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया, तहसीलदार द्वारा मुझे बताया गया कि उन्होंने पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र दिया है और उसकी सुनवाई करके तत्काल प्रकरण को निस्तारित करने हेतु उन्होंने मुझे बताया है, और मौके पे ही जाके उन्होंने कहा है कि मौके पे ही जाके हम प्रकरण को निस्तारित कराने के लिए। जो शिकायत करता है उसका कहना है कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि एक ही परिवार है ब्राह्मणों का, जो भी है हिंदू परिवार है, और बाकी सब मोमिन परिवार हैं, तो उन्हें समय समय पर धमकाया जाता है इसमें लेके, तो उस पर प्रशासन का क्या कहना है? उस पर हम स्थानीय जो पुलिस है उसको निर्देशित करेंगे कि सुनिश्चित करेगी कोई किसी को इस तरह डरा धमका के कोई न वो कार्य कर पाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मामला प्रतापगढ़ के पूरनपुर खजूर गांव का है, जहां मंदिर पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने तहसील में पहुंचकर नाराजगी जताते हुए एसडीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर एसडीएम के आदेश पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने के बाद मंदिर की जमीन को खाली करने का आदेश दिया गया था। तहसीलदार और एसएचओ के साथ मौके पर पहुंचकर पैमाइश करने के बाद शिव मंदिर की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी लगाकर खाली कराया गया। मंदिर की जमीन को खाली कराया गया, क्या मामला था और किस तरीके से कराया गया? ऐसा है ना, ये शिव मंदिर की जमीन है, तो यहाँ के लोगों का ये था कि इसका जीर्णोद्धार हो, तो इसमें कई बार पैमाइश हो चुकी थी, तो ये विवाद बढ़ता जा रहा था, तो फिर मैं आया मौके पे, पुनः पैमाइश किया। तो पैमाइश में ये स्थिति बनी कि जिन लोगों के उसमें झोपड़ी उपड़ी इस तरह के रखे हुए थे, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उनको हटा दिया गया उनकी सहमति से। अब यहाँ पे कोई उस तरह का विवाद नहीं है। मंदिर की जमीन को खाली रायबरेली में लेखपाल के आगे तहसीलदार, एसडीएम या डीएम की कोई औकात नहीं है। जो लेखपाल लिख देगा उसे डीएम भी नहीं काट पाएगा, यह कहना है खुद रायबरेली के एक लेखपाल का। फोन पर हुई बातचीत के दौरान लेखपाल की ये बोल वायरल हुए तो प्रशासनिक अमला तमतमा उठा। जांच के नाम पर सालों फाइलों को लटकाने वाले आला अधिकारियों ने लेखपाल की आवाज को सही मानते हुए उसे सस्पेंड कर दिया। मामला सदर तहसील से जुड़ा है।
वायरल ऑडियो के मुताबिक यहां मिथिलेश कुमार नाम के लेखपाल को अपने हलके में किसी की जमीन नापनी थी। लेखपाल ताल मटोल करता रहा तो फरियादी ने वजह जानी तो वजह लेन देन से जुड़ी थी। ऑडियो के मुताबिक कथित लेखपाल जमीन नापने के एवज में पहले 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था, फिर 1 लाख में तैयार हुआ। इसी ऑडियो में यह अपनी हैसियत का बखान करते हुए कह रहा है कि जो वो लिख देगा उसे तहसीलदार और डीएम की भी औकात नहीं है कि काट दे। फिलहाल ऑडियो वायरल होने के बाद फजीहत से बचने के लिए जिला प्रशासन ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। सर, लेखपाल का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पैसे की मांग करी जा रही है, क्या है मामला? तहसील सदर क्षेत्र में आज एक घटना इस तरीके की प्रकाश में आई है जिसमें एसडीएम सदर द्वारा नायब तहसीलदार से इस प्रकरण की जांच करवाई गई। इनिशियली जो प्रारंभिक जांच में उनकी जांच रिपोर्ट आई उसके आधार पर संबंधित लेखपाल को, जिसके विषय में ये शंका है कि वो आवाज़ उसी की है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उसको चार्जशीट जारी की जा रही है। इसके बाद जो फाइनल जाँच होगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से उस पर फाइनल कार्रवाई की जाएगी। सर, लेखपाल का एक ऑडियो उधर गोरखपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं प्रशासन प्रभारी तौकीर आलम और महानगर कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के संयुक्त नेतृत्व में जिला कांग्रेस कैंप कार्यालय पर आयोजित कांग्रेस पार्टी के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस का झंडारोहण किया गया। अपने संबोधन में तौकीर आलम ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सब कांग्रेस जनों के लिए, पूरे देश के कांग्रेस जनों के लिए ये आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कांग्रेस का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस जो है 1885 में 72 प्रतिनिधियों के साथ इसको जो है बॉम्बे के अंदर गोकुल दास में मनाया गया था। देश को आजाद कराया था। देश के अंदर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का काम किया था। उसके बाद से जो कांग्रेस की सत्ता, हम लोग जब सत्ता के अंदर थे उस वक्त से लेके आज तक, वो पहले का दौर भी याद है। पहले का दौर ये था कि जो लोग सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर थे वो आम आवाम के लिए राजनीति करते थे। आज की सियासत में वर्तमान में 2014 के बाद से जो है, जो आज की सियासत 2023 तक की जो सियासत है, इसके अंदर लोग अपनी सियासत कर रहे हैं। यहाँ पर जो है कहते कुछ है, करते कुछ है। देश की एकता और अखंडता को जो है तोड़ने का जो काम जिस तरह से देश के अंदर चल रहा है, इससे जो है भय का। रायबरेली में संदिग्ध हालत में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवती का शव घर के पास खेत में नीम के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आसपास के लोगों से पूरे मामले की पूछताछ कर रही है। घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मथुकपुर की है। मुरादाबाद के सदर तहसील क्षेत्र के खाया खदर गांव में जमीन विवाद को लेकर तहसीलदार और नापतोल करने पहुंचे। इसी दौरान दोनों पक्षों को विवादित जमीन पर बुलाया और पैमाइश शुरू कर दी गई, लेकिन मौके पर पहुंचे अधिकारी मामले को सुलझा नहीं सके। तहसीलदार साहब मुंह छिपाकर गाड़ी में बैठकर चलते बने। इसी बात को लेकर दोनों ही पक्ष के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। इसके बाद मौके पर पहुंचे हल्का इंचार्ज ने मदद से दोनों पक्षों को शांत कर अपने अपने घर भेजा गया। ये सर मामला ये है कि हमारा 13/4/2023 को खड़ा गन्ना जोत दिया था। इन्होंने खड़ी फसल जोती थी हमारी ज़बरदस्ती, और काफ़ी लोग ये आए थे और मैं लाठी डंडों के हथियारों से थे। और हमारे पिताजी को तो इन्होंने मतलब ऐसा वो करा कि एक तमंचे में फायर भर के इनके झोंका, जबकि वो मिस हो गया तो हमारे पिताजी बड़ी मुश्किल से बचे।
उस दिन से मैं आज तक हर अधिकारी के दफ्तर में जा के चक्कर लगा रही हूँ और थाने भी जा रही हूँ, मुझे कहीं से कोई वो नहीं मिल रहा। मैं जो ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और प्रशासन और शासन के द्वारा मैं न्याय चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन है और मेरी दादा इलाई है। दादा इलाई होने के बावजूद भी हमारे चाचा ने हमारे बाबा के नाम बैनामा करवाया, रजिस्ट्री का बैनामा हमारे पास है, 2015 में बैनामा हुआ है। और हम जो है जब से हमने वहाँ होश संभाला उसी खेती को जोतते बोते चले आ रहे हैं और ये सड़क से इधर जोतते थे, जबकि उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे खेत पर आकर जुताई करी, पूरा एक गन्ने का खेत जोत दिया इन्होंने हमारा। ये ज़मीन का मामला था, ज़बरदस्ती मेरा गन्ना भी लौट दिया और मेरी फसल लौट, पहले तो गन्ना लौटा ज़बरदस्ती। ये गिरोहदार हैं, ये गिरोहदार हैं जौन से हमने लड़े, पता नहीं मुझे कोई पता नहीं। अच्छा, कितनी जमीन से जोत रहे हैं आप जमीन इसको? मेरे दादा ने जोती, मेरे बाप ने जोती, मैंने जोती। कितनी जमीन है ये? जो जमीन 2.5 बीघा है, यहाँ 5 बीघा का नंबर है मेरा। अच्छा हाँ, तो आप दादलाई जोत रहे हैं पहले से? दादा इलाई है जो मेरी। अच्छा, वो लोग कैसा कब्जा करना चाहते हैं? वो जो कह रहे हैं हवाले कर रही है इतनी। जिस तरीके से आपने सुना, कहीं ना कहीं देखिए जमीनी विवाद है। जिस तरीके से अधिकारी आज मौके पर आए, सदर में जो तहसील पड़ती है सदर की, मुरादाबाद की, उस तहसील के अधिकारी आए थे और उनके द्वारा इस जमीन को नापतोल किया गया था। आप देख सकते हैं, आप ये तस्वीरें देखिए, ये उस जगह पर मौजूद हूँ जिस जगह की ये तस्वीरें विवाद जगह है जिस तरीके से। और दोनों ही पक्षों को आपने सुना, दोनों पक्षों का कहना है कि अधिकारी आज जब मौके पर पहुंचे और संतुष्ट नहीं थे। देखिए, जो सदर तहसीलदार हैं वो यहाँ आए थे, उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक तरफा खेल खेलने का कोशिश की गई, ये आरोप एक पक्ष ने लगाया। लेकिन दूसरे पक्ष की बात रखें तो दूसरे पक्ष ने कहा है कि अधिकारी आए और भीड़ इकट्ठा की और चलते बने। मतलब ये कहने का यह कि जो तहसील के अधिकारी थे, पुलिस उस मामले को संभालती रही। लगातार जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस ने मुशक्कत के साथ उसे संभाला और पुलिस ने अपने दोनों पक्षों को अपने अपने घर भेजा। जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की गई। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो यहाँ जो तहसील के अधिकारी हैं, यहाँ कई बार नापतोल कर चुके हैं, एक खेत मालिक है उनका कहना है। लेकिन जिस तरीके से इस जमीन का जो विवाद है, कहीं के अधिकारी या जो तहसील प्रशासन है वो इस मामले को निपटाने में नहीं लगा। देखिए, आज जैसे ही मीडिया कर्मियों ने जो तहसीलदार से बात करना चाहा तो वो भी अपनी गाड़ी में चलते बने और उन्होंने कैमरे पे कुछ भी बोलने से इनकार किया। साथ इन तस्वीरों को देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार तहसीलदार क्यों इस मामले पर नहीं बोले। क्या किसी का कोई दबाव है या फिर जानबूझकर विवाद को बढ़ाना चाहते हैं? अपने सहयोगी के साथ दानवीर सिंह। और उधर बुलंदशहर में खनन माफियाओं ने तहसीलदार की गाड़ी पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ किया, जिसके बाद तहसीलदार ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद सिकंदराबाद तहसीलदार वालेंद्र भूषण और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे थे, जहां थाना चोला क्षेत्र के पचौता गांव के पास आरोपियों ने चालक और गार्ड लोकेश यादव के साथ मारपीट की। खनन माफियाओं ने सारी सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की, अभिलेखों को भी नष्ट कर दिया। पुलिस ने खनन माफिया हरेंद्र, सुनील यादव, करण यादव समेत 8 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।